कोशिश हमारी जारी है कि आप तक हम बेहतर चीजें पहुंचा सकें। अगर आपको भी डिमोटिवेशन सताती है तो इससे बेहतर आपके लिए कोई सलाह नहीं हो सकती। तो आज मैं एक ऐसे बच्चे को लेके आ चुका हूं जो कि 3% फर्स्ट अटेम्प्ट में लेके आया था, और अगर आप सोच सकते हो कि इससे बेहतर क्या हो सकता है, तो उसके अगले अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में इसने 93% लाके ये साबित कर दिया है कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं हो सकती। तो जी हाँ, हमारे साथ आज शिवम प्रकाश हैं। तो भाई ये एक असंभव सी चीज है जो कि आपने संभव करके दिखाया है, क्योंकि मैंने ये नहीं रखता कि आप क्या थे, आप क्या बन चुके हो, ये मुझे बताइए कि 3% से एकदम 93% लाने का सफर कैसा रहा? सबसे पहला जो मेरा अटेम्प्ट था जेईई मेंस का, उसके अंदर मैं बस पढ़ता था, ना तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ना पीवाईक्यू किया था, ना नोट्स रिवीजन किया था, बस ऐसे ही चला गया था पेपर देने के लिए। जब सेकेंड अटेम्प्ट आया तो इसके बीच में मुझे 2 महीने का टाइम मिला। अप्रैल में मेरा अटेम्प्ट था, जनवरी में पहला अटेम्प्ट हुआ था। तो जो सेकेंड अटेम्प्ट हुआ तो इसमें मैंने सोच लिया था कि अगर कुछ करना है तो अपना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले जो मेरा इंस्टीट्यूशन है उसका नोट्स जो अच्छे से किया था, जो सब टीचर ने करवाया था। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप नोट्स को ठीक से कर लेते हो ना, तो आपका समझिए जेईई मेन का जो कट ऑफ परसेंटाइल है वो भी क्लियर हो जाता है। तो मैंने नोट्स किया था, पीवाईक्यू किया था, और मेरे जो इंस्टीट्यूशन मुझे टेस्ट सीरीज जो प्रोवाइड किया था, बस इसके थ्रू मैं पहली बार जो 3% आया तो आपका कैसा माइंडसेट रहा? पहली बार में जब 3% आया तो मुझे लगा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। मेरे लिए ये मेंस वगैरह नहीं बना है, मुझे कुछ और सोचना चाहिए ज़िंदगी के अंदर करने के। पर वो क्या चीज थी जो आपको मोटिवेट की? मेरे घर में मेरे बैकग्राउंड के अंदर इंजीनियर हैं जो कि एक अच्छे टॉप रेप्यूटेड कॉलेज से अंदर पास आउट हैं। तो मैं उनका जब सैलरी या पैकेज देखता हूँ तो उसको देख के मुझे मोटिवेशन आता है कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए था। तो मैंने फिर सोचा कि एक अटेम्प्ट और देखना चाहिए, कर सकता हूँ तो हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। एक सही बताऊं तो एक जो भी गिव अप करने के लिए सोचते हैं, जो भी हार मानते हैं, उस बच्चे के लिए सबसे अच्छी बात आपने ये बताई है कि एक मोटिवेशन काफ़ी है कि अगर 3 से बच्चा 93 भी कर सकता है अगर उसके अंदर जुनून हो तो आपने गुरुकुल के अंदर तैयारी की थी। गुरुकुल एक एनडीए के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ से ऑल इंडिया रैंक 5 भी इस बार आया है। हाँ। तो आप साथ में अगर गुरुकुल में थे तो आईआईटी के साथ एनडीए का भी प्रिपरेशन जरूर किया होगा। तो उस दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या था, बता सकते हैं? गुरुकुल नॉर्थ हरियाणा के साइड का सबसे टॉप सैनिक स्कूल को रिजल्ट के मामले में इस बार रिटर्न के मामले में सबसे आगे रिजल्ट दिया उसने। गुरुकुल टॉप था। गुरुकुल टॉप था। सैनिक स्कूल कुंजपुरा जो हरियाणा में है उससे भी ज्यादा उसका रिजल्ट था। एनडीए और आईआईटी के बीच में थोड़ा सा का अंतर है बस। अगर बच्चा कोई आईआईटी का तैयारी करता है तो उसके लिए मैथ, एनडीए के अंदर 2 पोर्शन आता है, मैथ का और एक जीएटी का पोर्शन आता है। तो अगर बच्चा एक आईआईटी का तैयारी करता है तो मैथ तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो पार कर जाएगा, क्योंकि 300 नंबर का मैथ का पेपर होता है और आपको कट ऑफ के लिए बस आपको 90 या 100 नंबर लाना है, कट ऑफ मैथ का क्लियर हो जाता है। अब बचा दूसरी बात जीएटी के लिए। जीएटी के लिए अगर आप 1 महीने या 20 दिन पहले भी पाथफाइंडर बुक उठाकर आप पढ़ लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट होता है एनडीए क्लियर करने के लिए। तो मतलब इसका कंक्लूजन यही निकला कि अगर आप आईआईटी की तैयारी करते हो तो आपके लिए मैथ के लिए तो आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, थोड़ा सा जीएटी के लिए आपको 20 दिन 25 दिन का मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, पहली बार जब आप तैयारी कर रहे थे जैसे जेई का, हाँ। तो उसमें जो 3% आया था, तो उस वक्त क्या ऐसी चीजें थी कि आप नहीं कर पाए जो अगले बार में कर पाए? क्योंकि देखिए, हर एक पढ़ने वाले बच्चे जब पढ़ने बैठता है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो भारी लगती है, क्योंकि पढ़ाई है ना, एक ऐसा चीज है कि बहुत सारे लोगों को, ऐसा नहीं कह रहा कि सबको इंटरेस्ट नहीं, बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है, पर आपने उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया? मुझे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, खासकर उसके रिएक्शंस को अच्छा। याद करने में। तो मैं पहले अटेम्प्ट में तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कुछ किया ही नहीं था, बस ऐसे पेपर देने के लिए चला गया। हाँ। तो परसेंटाइल तो आया नहीं, पर दूसरी बार में मैंने नोट्स वगैरह पढ़कर, पीवाईक्यू लगाकर, टेस्ट सीरीज देकर दोबारा देने गया। तो जब पेपर दे रहा था लग रहा था ये तो पढ़ा हुआ है, तो बन गया सारी। पीछे आपसे बात हो रही थी मेरी, तो आपने बताया था कि आपने 7 मॉक टेस्ट 7 दिनों में दिया था। वो आपको किस तरीके से हेल्प किया? वो मॉक टेस्ट एक रैंक बूस्टर की तरह होता है। अगर आप देते हो, अगर नंबर आपका धीरे धीरे इंक्रीज करता है तो आपको लगता है कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप अगर आप 150-300 नंबर में जेईई मेंस का पेपर 300 नंबर का होता है, अगर आप उसमें 120 भी क्रॉस कर जाते हो ना तो आपको 90% क्रॉस आराम से हो जाता है। बोर्डिंग के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस क्या है? देखिए, इसको आप दोनों तरह के
तरीके से ले सकते हैं। कुछ बच्चे इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, कुछ इसको निगेटिव वे में लेते हैं। पॉजिटिव वे में लेने का तरीका है कि अगर आप उस स्कूल के या जहाँ भी आप हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर आप मैनेज कर सकते हो, उस चीज़ को रह सकते हो। और निगेटिव चीज़ में है कि सेम रूल रेगुलेशन को आपको दूसरे तरीके से लोगे तो लगेगा नहीं ये चीज़ खराब है, ये चीज़ खराब है। क्या एक ऐसी सीख है जो करंट जेई प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए आप बता सकते क्वेश्चन इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। अगर आप लगता है कि बस मैं डेली क्लास जाता हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स पढ़ रहा हूँ, तो इससे कुछ नहीं होने जाना है। क्योंकि मैंने पहले अटेम्प्ट में यही काम किया था, क्लास डेली जाता था, नोट्स बनाता था, पढ़ता भी था नोट्स को, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस जो डीपीपी मिलता था टीचर के थ्रू मैं बनाता नहीं था। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस ही अंदर से नहीं आएगा, और जब तक कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा नहीं, आप उस चीज़ को अचीव ही नहीं कर सकते जो आपका एम है, जो आपका गोल है। अच्छा, आपका मतलब ये है कि आप यही एक गलती थी जिसकी वजह से आप पीछे रह गए, हाँ, है ना? हाँ। अच्छा। और आप किस इन्वायरमेंट में हो, आपका कैसा रूममेट है, आपका जो भी साथी है वो किस टाइप का है, ये भी डिपेंड करता है। मेरे 4 रूममेट थे, उसमें 2 मेडिकल का था और हम 2 आईआईटी का था। उसमें एक मेडिकल का जो है 646 नंबर से पास आउट हुआ है, अभी उसको कोई यूपी का बहुत अच्छा कॉलेज मिलने वाला है, और हम 2 जेई थे, उनका हो गया। और जो दूसरा नीट जो तैयारी कर रहा था नीट का, उसका भी बस 5-10 नंबर से कट ऑफ से पीछे रह गया। जनरल कास्ट था तो 5-10 नंबर से पीछे। तो आपकी बातों से ये पता चलता है कि एक एनवायरनमेंट हाँ, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है आपके सिलेक्शन किसी भी जेई या नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनवायरनमेंट और उसका कल्चर कैसा सोसाइटी में रह रहा है, वो सबसे बड़ा डिपेंड फैक्टर का रहता है। आप जेई के लाइन से अब पास आउट हो चुके हो, तो कौन से ऐसे बुक्स आपने यूज किया है जो कि एक आप करंट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए बता सकते हो, जो कि एक आप यूज कर चुके हो, अब बता सकते हो, ये बताओ। फिजिक्स के लिए तो मैं यूज़ किया था फिजिक्स गैलेक्सी को, आशीष अरोड़ा के थ्रू लिखा हुआ है। और मैथ के लिए जो मेरे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल था और जो डीपीपी टीचर देते थे, मैं उसी को फॉलो किया था। और केमिस्ट्री के लिए भी आपने सेम ही किया था? सबके लिए मैं मॉड्यूल और जो मेरे डीपीपी टीचर देते थे मैं वही किया था। मैं कोई अलग सा बुक कोई सा रेफर नहीं किया था। जो मेरे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल था, टीचर पे फेथ था, और जो मैं डीपीपी देते थे टीचर, मैं उसको ही करता था और कुछ नहीं किया इसके अलावा। अच्छा, एक एनडीए बिलोंगिंग स्कूल में आप पढ़ाई किए हो, तो कुछ ऐसी चीजें बताओ जो बाहर के बच्चों को पता नहीं है कि कैसे हम रिटन डायरेक्ट पास कर सकते हैं। जैसे एसएसबी के लिए डायरेक्ट हम कैसे क्वालिफाई हो सकते हैं? देखिए, एनडीए के तो बहुत सारे चांसेस होते हैं। आप जैसे टीएस के थ्रू जा सकते हैं। टीएस का मतलब होता है कि अगर आप जेई मेंस का पेपर दिए हो, अगर लास्ट ईयर के कट ऑफ की बात करें तो 3 लाख रैंक तक अंदर अगर आपका बोर्ड के अंदर 60% मार्क्स हो, और अगर आपने जेई मेंस में 3 लाख के अंदर अंदर आपने रैंक अगर लाए हो, तो आपको कॉल लेटर आने के चांसेस है। लास्ट ईयर का ये कट ऑफ है। इसके थ्रू क्या होता है ना कि आप डायरेक्ट 1 साल ओटीए गया के अंदर, 4 साल आईएमए के अंदर, आप वहाँ से, अगर इसको आप एसएसबी 5 दिनों का होता है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आप डायरेक्ट, जो बच्चा एक एनडीए पास करके एसएसबी पास करके जिस पोस्ट पे जाता है, अगर आप टीएस के पास करके एसएसबी जो टीएस का होता है उसको पास करके सेम रैंक पे आप दोनों जा सकते हो, उसी रैंक के अंदर टीएस के थ्रू। दूसरा, टीएस के आर्मी का भी टीएस होता है और नेवी का टीएस होता है। टीएस स्टैंड्स फॉर टेक्निकल एंट्री स्कीम। अच्छा। अगर नेवी की बात करें तो उसके अंदर 30 सीट होते हैं। अगर आर्मी की अच्छा, बात, टीएस आप जो बोल रहे हो उसका मतलब टीईएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम, ठीक है। और इसके अंदर 2 होते हैं, आर्मी का होता है और नेवी का होता है। एयरफोर्स का टीएस नहीं होता है। तो नेवी का में 30 सीट होते हैं क्वालिफाई करने से, 5 फीमेल कैंडिडेट के लिए, 25 मेल कैंडिडेट। और आर्मी के लिए 90 सीट होते हैं, उसमें 10 होते हैं गर्ल्स के लिए और 80 होते हैं बॉयज़ के लिए। ठीक है। 93 परसेंटाइल आने के बाद, ठीक है, आप अब आगे का आपका प्लान क्या है? आप किस तरीके से कोई प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो, कोई एनआईटी के लिए हाथ मार रहे हो, क्या कोई काउंसलिंग का वेट कर रहे हो? मेरा 93 परसेंटाइल आया, तो मुझे अच्छे एनआईटी में तो कंप्यूटर साइंस नहीं मिल सकते हैं क्योंकि ये इसका कट ऑफ बहुत हाई होता है। मेरा 93 परसेंटाइल है। मुझे जो नॉर्थ ईस्टर्न के साइड के जो 7 सिस्टर हैं उसके अंदर एनआईटी मिल रहे हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ब्रांचेस मिल रहे हैं। ठीक। उसके अलावा जितने भी स्टेट काउंसलिंग है, जैसे जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, आईपीयू काउंसलिंग, यूपीटीयू काउंसलिंग, यूजीसी काउंसलिंग, इसमें जो है इसके अंदर मुझे
मैक्सिमम चांसेस है कि कंप्यूटर साइंस मिल जाए। ये मतलब प्राइवेट की तरफ तो अभी थोड़ा कम चांस है उधर जाने का, मतलब उधर क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर मुझे सीएस ब्रांच मिल सकते हैं। अब देखिए एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि हमेशा ना सीएस के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप अगर सीएस लेना चाहते हो उसके अंदर 3 ब्रांचेस को प्रेफर कर सकते हो, सीएस, आईटी और ईसी। ये तीनों ब्रांचेस एक जैसे ही होते हैं, लगभग मिलते जुलते ही होते हैं 3 ब्रांचेस। फिर भी आपने बताया कि सीएस की ओर नहीं भागना चाहिए, फिर भी आपको एनआईटीज मिल रहे हैं, फिर भी आप प्राइवेट की ओर देख रहे हो कि इसमें सीएस मिल जाए, तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए एनआईटी के अंदर अगर मुझे इन तीनों ब्रांचेस में अगर कहीं कुछ मिलता तो मैं पक्का एनआईटी को प्रेफर करता, परंतु मेरे इतने परसेंटाइल के बाद मुझे एनआईटी में तो नहीं मिल रहे हैं ये तीनों ब्रांच, तो इसीलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस को देख रहा हूँ। जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं उनके अंदर मैं सीएससी देख सकता हूँ, ईसी, आईटी ये सब देख सकता हूँ। ठीक है, एक संस्कृत में कुछ श्लोक सुना के कि बच्चों को मोटिवेट करे वो चीज आप बता। उद्यमेन न हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथा न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे निका। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुंह में खुद हिरन जाके प्रवेश नहीं करता, उसे शिकार करने के लिए खुद उठकर शिकार करना पड़ता है, यही इसका भाव है। एक गीता का श्लोक सुना के हमें बताइए। भगवान अर्जुन ने गीता में साफ साफ अर्जुन को समझाते हुए कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तुम्हारा मेरे ऊपर छोड़ दो, भगवान कृष्ण के ऊपर छोड़ दो, तुम बस कर्म करो, कर्म के अनुसार तुम्हें अपने आप जो परिणाम होगा वो मिलेगा। जैसे 10th क्लास में हम दोनों साथ साथ पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद मैं बोर्डिंग से बाहर आ गया, आपको कौन सी ऐसी चीजें प्रेरित की कि आपने आईआईटी को सेलेक्ट किया, जेई लाइन को सेलेक्ट किया? जैसे आप लोग को पता ही होगा कि आज इंजीनियर का हालत आप देख ही सकते हो। अभी रिसेंटली कुछ दिनों का पहले न्यूज़ था, ग्रुप डी जॉब के लिए 16 लाख इंजीनियर कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। ठीक है, पर ये वही इंजीनियर होते हैं जो थोड़ा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं। हाँ। मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी जो प्राइवेट के अंदर जाते हैं या कॉलेज जाने के बाद सोचते हैं कॉलेज लाइफ इज ए मस्ती लाइफ, तो ऐसा नहीं है। कॉलेज लाइफ में जाने के बाद आपको वहाँ के स्किल्स को सीखने पड़ेंगे, आपको स्किल डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, कोडिंग सीखने पड़ेंगे। आप जिस भी ब्रांच के अंदर हो आपको सीजीपीए मेंटेन रखने पड़ेंगे, तभी आपको कंपनी प्लेसमेंट देगी। अगर आप बस यही सोच के जाओगे चलो कॉलेज लाइफ है, मस्ती लाइफ है, कर लेंगे, तो आप मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप मस्ती कर सकते हो। हाँ, ये कर सकते हो। आप सीजीपीए मेंटेन रखो, मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप बस यही सोच के जाते हो कि बस मुझे मस्ती करना है, मैंने 12वीं तक बहुत पढ़ाई किया, अब बस कॉलेज लाइफ है, मस्ती करना है, तो ऐसा नहीं है। इसी कारण से आज ग्रुप डी जॉब के लिए, जो आप ग्रुप डी रेलवे वगैरह का जो जॉब देखते हो, उसके लिए 16 लाख कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, इंजीनियर कैंडिडेट बीटेक वाले अप्लाई किए हैं उसके अंदर। मेरा प्रश्न ये था कि 10th के बाद आपको कौन सी ऐसी चीजें प्रेरित की जो आपने नॉन मेडिकल लाइन को सेलेक्ट किया? देखिए मुझे बायोलॉजी से याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मुझे याद रट्टू करने तोता नहीं है। हाँ, वो रटने वाला चीज़ें मुझे पसंद नहीं था, इसीलिए मेरा केमिस्ट्री भी थोड़ा वीक था। जेई में परसेंटाइल उसमें भी थोड़ा कम आया था। हाँ। तो मैं इसलिए बायोलॉजी को प्रेफर नहीं किया। मैंने मैथ, और क्योंकि मैथ लेने से ना बहुत सारे आपके आगे +2 के आगे देखोगे, आप बायोलॉजी लोगे तो आपको 1, 2, 3, 4 स्ट्रीम जो मिलेंगे, पर आप पीसीएम के साथ हो ना तो आपके साथ बहुत सारे स्ट्रीम खुल जाएंगे। इंजीनियरिंग के लाइन में आप जा सकते हो, एनडीए के लाइन में जा सकते हो, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको पीसीएम सब्जेक्ट लेने के बाद मिल सकते हैं। इसलिए मैंने +2 के बाद पीसीएम ही लिया, 10th के बाद मैंने पीसीएम ही ऑप्ट किया था। अच्छा, मतलब आपने जैसे जेई का प्रिपरेशन किया, जेई में 93 परसेंटाइल आपका आया, तो और पीसीएम लेने के बाद आप क्या क्या और लाइन पे जा सकते हो? देखिए पीसीएम लेने के बाद मैं तो अभी यूपीएससी का तैयारी हो सकता है। अच्छा, मैथ से यूपीएससी कर सकते हैं? हाँ, ऑप्शनल लेकर मैथ, पीसीएम में कोई भी सब्जेक्ट लेकर आप यूपीएससी का तैयारी कर सकते ठीक हैं। है, आपका दिनचर्या कैसे रहा था गुरुकुल के अंदर? देखिए जो गुरुकुल का लाइफ स्टाइल था ना, सब लोग गुरुकुल सोचते ही वो सोचते हैं लंबे चोटी वाला, धोती वगैरह, ऐसा नहीं था। जो गुरुकुल का सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा है। हम जैसे अब +2 से पास आउट हुए ना, +2 के बाद बहुत याद आती है गुरुकुल की। देखिए हमें 5 बजे उठाया जाता था वहाँ। हाँ। उठने के बाद इतना अच्छा रूटीन, देखिए आप भगवान को याद करते थे मंत्रोच्चारण के साथ, 6 मंत्र के साथ। उसके बाद हम लोग नहा धोकर फिर से संध्या पाठ करते थे, फिर खाना खाते थे, फिर आते थे, स्कूल जाना था। स्कूल जाने के बाद आने के बाद जो खाना, जो दोपहर का खाना होता है ना, लंच का, उसमें भी खाने से पहले मंत्र पढ़ते थे, भोजन मंत्र पढ़ते थे। हाँ। मैं आपको सुना भी सकता हूँ, सुनाइए भोजन मंत्र। भोजन का मंत्र करने के बाद खाते थे। उसके बाद हवन, डेली हवन होता था। देखिए आज के जो बच्चे बाहर में रहते हैं
उनको इन सभी चीज़ों में बहुत कम है। आज मोबाइल की दुनिया में है, तो उनको इन सभी चीज़ों में भौतिक जो हमारे जो आध्यात्मिक जो है पढ़ाई है, इनके बारे में कुछ नहीं पता। हम डेली हवन करते थे। मैं देखिए 7 साल गुरुकुल में मैं पढ़ा हूँ, तो मुझे ऐसा बहुत कम ही लगता है कि मैं किसी भी ऐसा दिन होगा जो मेरा हवन से ना गया हो, संध्या से ना गया हो। लगभग डेली ये नियम था कि करना ही है, और उसके बाद सोने से पहले भी हम मंत्र पाठ करके ही सोते थे। हमारे जो गुरुकुल के अंदर जो सबसे बढ़िया, अगर आप पॉजिटिव पॉइंट देखिएगा, तो हम फ़ोन, सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, इन सभी से बिल्कुल दूर थे। मैं 7 सालों तक फ़ोन वगैरह कुछ ही यूज़ नहीं किया था। जो भी था मेरे स्कूल वालों के थ्रू, जो न्यूज़पेपर से न्यूज़ मिलते थे, लाइब्रेरी से न्यूज़ मिलते थे, टीचर के थ्रू, हमने फ़ोन वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया। इसीलिए आज हमारे जो स्कूल है इतना अच्छा एनडीए का रिजल्ट दे रहा है, आईआईटी का रिजल्ट दे रहा है। सबसे मेन कारण यही है कि हम फ़ोन वगैरह से, बाहर के इन्वॉल्वमेंट में, बाहर के फास्ट फूड से, बाहर के मोबाइल फ़ोन से दूर है। बिल्कुल इसी कारण से जो हमारे स्कूल का जो रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है, बस यही कारण है। अच्छा, आपने एक यहाँ पे खाना का जिक्र किया, तो गुरुकुल के अंदर ऑर्गेनिक फूड जो कि स्वयं वो उपजाते हैं वही अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो ये ऑर्गेनिक फूड आपको किस तरीके से हेल्प करता था? देखिए, ऑर्गेनिक फूड बिल्कुल, आप बाहर का जो भी खान पान देखिएगा तो इसमें बहुत सारे रसायन, बहुत सारे फर्टिलाइजर वगैरह का यूज़ किया जाता है। पर जो हमारा गुरुकुल था उसमें काऊ डंग, गौमूत्र हो गया, और जैसे उस गोबर हो गया, इन सभी यूज़ करके एज ए फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करके, गोबर को यूज़ करके, उसके मूत्र को यूज़ करके, गाय का हम उसके यूज़ करते थे। इससे हमारा क्या होता है ना कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे, मैं जब गया था गुरुकुल के अंदर, मेरा 147 सेंटीमीटर हाइट था, और जब मैं 7 साल के बाद आया तो 172 मेरा सेंटीमीटर हाइट हो चुका है। तो आप देख ही सकते हैं ग्रोथ। रामधारी सिंह दिनकर की ये जो लाइनें हैं, ये आपको गुरुकुल के बच्चों में साफ साफ दिखाई देंगी। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। तो हमारे जो गुरुकुल के अंदर ब्रह्मचारी हैं, उनके शरीर वज्र के समान है। आप देख सकते हैं, आप खुद जाकर आप एक बार देखिएगा तो आप भाई मैं इसका स्टूडेंट रह चुका हूँ। हाँ, तो ये जो रामधारी सिंह दिनकर की जो लाइनें हैं, आप गुरुकुल के बच्चों में आराम से देख सकते हैं, उनके चेहरे पे ओज, तेज। अच्छा, जो ये आचार्य जी हैं, जो गवर्नर ऑफ गुजरात हैं, महामहिम राज्यपाल गुजरात, वो आपके जीवन में गुरुकुल के अंदर, क्योंकि वो आचार्य हैं वहाँ के, क्या चीजें हमारे लिए बेहतर करते हैं? देखिए, आचार्य जी का जो लाइफ है, जो हमारे गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी, उनका लाइफ बहुत संघर्षमयी जिंदगी उन्होंने जिया है। जब गुरुकुल की स्थापना तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की स्थापना, परंतु जो मेन आप कह सकते हो ना कि उसको इतना जो फैलाया वगैरह जो किया, बदलाव उसके अंदर जो लाया, बदलाव जो लाया उसके अंदर, वो आचार्य जी की देन है। 1000 बच्चा एग्जाम देता है उसके अंदर, लास्ट जो मार्च का महीना था, 10 सीटों के लिए 10,000 बच्चे, 10,000 बच्चों का जो पेपर हुआ था उसमें 250 सीट बस टोटल थे। आप ये देख सकते हो कि कितना टफ कंपटीशन है उस स्कूल के अंदर। और पहले जब आचार्य जी की जब टाइम की बात करें, तो उस टाइम तो आचार्य जी को खुद बच्चों को बाहर से बुलाना पड़ता, आओ मेरे स्कूल में एडमिशन ले लो, ऐसा सिचुएशन था। और आचार्य जी आते हैं तो जब भी गुरुकुल के अंदर आते हैं, महीने में हमेशा 1 या 2 बार आते हैं, हमें हमेशा राज्यपाल होने के बावजूद भी हमारे साथ आते हैं, और हर महीने 2 महीने के अंदर 2 बार आते हैं महीने के अंदर, और हर बार मोटिवेट करके जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवम, जो हमारे साथ आए। आपने हमारे को ये चीजें बताई कि गुरुकुल के अंदर कैसा आपका जीवन था, आईआईटी के लिए क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, एनडीए में हम किस तरीके से जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।